हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसपी चैनल पे। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आए हैं द्विघात समीकरण को और बहुत ही मजेदार तरीके से इस सेशन को हम आज आप सभी को बहुत ही अच्छे से बताएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। आज हम द्विघात समीकरण के ऊपर आप सभी के इनके इंट्रोडक्शन पार्ट्स के बारे में बताएंगे। जो द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं जो कोई भी इक्वेशन को देख के जो ये द्विघात समीकरण है या ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक दूसरा आप विवेचक या विभक्तर के बारे में कैसे मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे कंसेप्टों के ऊपर हम जिक्र करेंगे और आप सभी को अच्छे से प्रॉपर वे में समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, एक बार पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप तो एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट सारे मित्र मिलके। ठीक है, उसके बाद हम अच्छे से आपको सिखाने का प्रयास करते हैं और मुझे विश्वास है जो आप सभी अच्छे से हमारे सारे पार्ट्स को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सारे चैप्टरों को बताया है और बारीकी से सारे प्रश्नों को समझाया भी है। अगर जो भी प्यारे भाई मुझे रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो को देखते होंगे और अच्छे से समझते होंगे, मुझे विश्वास है उसे जो भी जितने भी चैप्टर अभी हमने खत्म किए हैं, जिसमें चैप्टर 1 में प्यारे दोस्तों वास्तविक वास्तविक संख्या, दूसरे चैप्टर बहुपद, फिर तीसरा चैप्टर का अगर बात करेंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, यहाँ तक उनके कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। सारे प्रश्नों को समझ भी गए होंगे और सारी विधि जैसे प्रविलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बजगुणन विधि, ग्राफीय विधि, सारे विधि को डिटेल में एक्सप्लेन किया हो और सारे प्रश्नों को इतने लाजवाब से बताया ना, एक बार जरूर जाके देखिएगा। चलिए, द्विघात समीकरण क्या है नहीं है इसके बारे में हम थोड़ा सा आप सभी को पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखें द्विघात समीकरण बहुत बार आप सभी देखते होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जब कभी भी आप सभी को इस तरह का कोई मिले देखने के लिए कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, देखिए समीकरण और बहुपद में कितना अंतर है। ये अगर इस तरह से है तो ये द्विघात बहुपद हो गया प्यारे दोस्तों। लेकिन अगर इसके बराबर में हम लोग अगर जीरो कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो गया। समीकरण का मतलब इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों टर्म्स होंगे, दोनों पद होंगे और बहुपद में केवल और केवल एलएचएस ही होते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं इसमें आरएचएस नहीं होंगे। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्तों। जो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जीरो हो के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक, कोई भी बीजीय व्यंजक द्विघात समीकरण कहलाएगा जिसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो हो। ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए प्यारे दोस्तों। ए का मान अगर जीरो हो जाएगा तो फिर तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर ये द्विघात बहुपद हुआ नहीं हुआ, द्विघात बहु रैखिक बहुपद हो जाएगा। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो गया, ये तो यहाँ से ये बच जाता है बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, तो ये रैखिक बहुपद हो जाता, सॉरी रैखिक समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और अगर हम बात करें ए बी एवं सी बिलोंग्स, प्यारे दोस्तों रेशनल नंबर होना चाहिए। एबीसी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रेशनल रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर नहीं रियल नंबर होना चाहिए। एबीसी क्या होना चाहिए, कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है, ए का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान कुछ भी हो सकता है और सी का मान भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी में वास्तविक संख्या। समझ रहे होंगे हमारी बातों को, मुझे विश्वास है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा समझिए। जैसे कि टू एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो दे दिया जाए, तो ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये भी द्विघात समीकरण है। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, तो ये तो इस तरह के जब भी कंडीशन आपको देखने को मिले तो ये आप बोल देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो हो तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये द्विघात समीकरण है। आप बोलेंगे सर इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है लेकिन बी एक्स वाला टर्म है ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हमने जो आपको यहाँ पे नोट्स लिखवाए हैं द्विघात बहु समीकरण को पहचानने के लिए, क्या जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां ए का कोफिशिएंट यानी ए का जो मान होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, बी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 5 दिया जाए तो ये भी द्विघात समीकरण है। ये भी क्या है प्यारे मित्र, द्विघात समीकरण है। आशा करता हूं हमारी बातों को सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करेंगे जिनसे उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए द्विघात समीकरण क्या है। क्योंकि बच्चे द्विघात समीकरण देखते हैं और डर जाते हैं, कुछ भी नहीं है द्विघात समीकरण में। अगर आप अपने गुरुजी एसपी चैनल से पढ़ते हैं ना, विश्वास मानिए मैथ्स में इतने अच्छे से समझाएंगे ना प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे सारे प्रश्नों को। अब तो ये समझ गए ना द्विघात समीकरण क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे हमारे सारे प्यारे भाई। ठीक है, अब देखिए कैसे हम डिफाइन कर देंगे जो कोई द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर प्यारे दोस्तों अगर बात करें दो एक्स में पावर एक बटे दो आ जाए,
तो क्या ये द्विघात समीकरण हो? अगर प्लस का मान लीजिए 2x प्लस का 3 हो जाए इक्वल टू 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे घात कितना है प्यारे दोस्तों? 1/2 आ गया है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर x पे पावर माइनस का 2 प्लस का x प्लस का 6 आ जाए तो क्या होगा? ये भी नहीं होगा प्यारे दोस्तों द्विघात समीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा हाँ इस बात का। अगर प्यारे भाइयों इस तरह से हो, मान लीजिए x प्लस का 1/x इक्वल टू 0 हो, तो इसमें आप सभी फंस जाइएगा। तो ध्यान से बनाइएगा, इसको हल कीजिएगा। एक्स एलसीएम होगा तो यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अच्छे से प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा। घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। माइनस में घातें नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अब समझाते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा गया है। अच्छे से एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, इसके बाद हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है यदि एबीसी कोई वास्तविक संख्या हो, ठीक है, हो तथा ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। यानी ए बी सी को क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों? वास्तविक संख्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। आप सभी वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये सभी अच्छे से समझते होंगे। और हमने आप लोगों को पार्ट 1 यानी कि सभी चैप्टर 1 जब बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तभी उनके इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आए थे, और उसमें ही अच्छे से सारे को हमने प्यारे दोस्तों डिफाइन किया था और आप सभी को अच्छे से समझाया था। और मुझे विश्वास है कि आप सभी अच्छे से समझे भी होंगे वहां पे। ठीक है, तो देखिए एबीसी कोई वास्तविक संख्या हो तथा ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगा। एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 etc। यानी इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसका अगर सामान्य रूप का बात करेंगे द्विघात समीकरण का, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये इसका सामान्य रूप होता है। प्यारे दोस्तों आशा करता हूं आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को, कहीं से कोई समस्या हमारे किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, ये रहा अगला कंसेप्ट। अब देखिए द्विघात समीकरण और उसके मूल, द्विघात समीकरण और उसके मूल, द्विघात समीकरण उसके मूल, मूल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हमने आप सभी को प्यारे दोस्तों बहुपद चैप्टर के ही अंदर बहुत ही अच्छे से बताया। आ जाइए बैठ जाइए इधर, और अच्छे से समझाया है, सिखाया है। ठीक है, अब देखिए अगर अल्फा बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल हो, तो प्यारे दोस्तों अल्फा बराबर ये सूत्र मैंने आपको द्विघात बहुपद में ही साबित करके भी समझाया है। अगर किसी भी प्यारे भाइयों को समझना है जो कैसे निकल के आता है, तो ये मैंने अप्रूव्ड भी करके आप सभी को द्विघात बहुपद जब पढ़ाया था तभी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया। तो मुझे विश्वास है आप सभी जाके देखेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। कहाँ पे? अभी अभी क्यों? इस डी को प्यारे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। इस डी को क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। विवेचक बोलिए या तो विवक्तर भी कह सकते हैं। इस डी को क्या कहते हैं? विवेचक या विवक्तर, इंग्लिश में से डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे प्रश्नों को इसी के ऊपर सॉल्व करेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, द्विघात समीकरण प्यारे दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए मोस्ट भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप सभी जरूर ही इस चैप्टर के अंदर याद रखेंगे। और मुझे विश्वास है इससे कुछ मिलता जुलता कंसेप्ट भी है जो अभी आगे हम आपको समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर। अब यहाँ पे डी का मान है मूलों की प्रकृति है। ये तो एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन में भर भर के पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जब डी का मान प्यारे दोस्तों 0 के बराबर, डी का मान जब कभी आप सभी द्विघात समीकरण निकालिए, समीकरण का विवेचक निकालिएगा। अभी हम प्रश्न भी आपको देखिए यहाँ पे लिया गया है, सारे प्रश्न भी ले लेके समझाएंगे अच्छे से। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आएगा। जब बस इतना अभी समझते चलिए, जब डी का मान 0 के बराबर आ जाए तब तो इसको मूलों की प्रकृति जो होगी वो क्या होगा? वास्तविक एवं समान। वास्तविक एवं क्या होगा प्यारे दोस्तों? समान हो जाएगा जब डी का मान 0 के बराबर होगा। अब जब डी का मान प्यारे मित्र 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? वास्तविक
वास्तविक एवं असमान हो जाएंगे, मूल जो होंगे वो असमान होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, और जब डी का मान प्यारे मित्र जीरो से छोटा हो जाएगा, माइनस में जाएगा, -1 -2 इधर माइनस में चला जाएगा, तब जो उसके मूलों की प्रकृति होगी वो क्या होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं होगी, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में प्यारे दोस्तों, भर भर के पूछे जाते हैं, और इसे आप सभी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम आपको समझाते हैं फिर से एक बार। देखिए डी का मान यानी विवेचक जब कभी भी जीरो के बराबर आ जाएगा, तब उसमें मूलों की प्रकृति जो होगी वो वास्तविक एवं समान होगा। जब डी का मान जीरो से प्यारे दोस्तों बड़ा हो, जीरो से बड़ा हो, डी ग्रेटर देन जीरो हो, तो वास्तविक एवं असमान होगा। जब डी लेस देन जीरो यानी जीरो से छोटा हो, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक मूल होंगे, ऐसे कह सकते हैं प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, मजा आ रहा होगा आप सभी को पढ़कर, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट आप सभी को शायद ही कोई टीचर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि जो हम आप सभी को समझा रहे हैं और आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, एक भी रुपया आप लोगों का नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्यारे दोस्तों। हम आप सभी को क्लास 10 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, सारे सब्जेक्टों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए और अच्छे से अपने एग्जामों की तैयारी कीजिए। एक बार देखिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। और मुझे विश्वास है जो हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला कंसेप्ट कहा गया, x² + 5x + 3 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन आ गया, कैसे हल करेंगे ये समझिएगा। देखिएगा ये कलर बच्चे को अच्छे से दिख रहा है ना, x² प्लस का 5x प्लस का 3 = क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब यहाँ से a का मान प्यारे दोस्तों क्या हो गया, 1 हो गया, b का मान आप सभी जानते हैं 5 हो जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो d हमने बताया था निकालने के बारे में, d बराबर क्या होगा फॉर्मूला, b² माइनस का 4ac, जो फॉर्मूला अभी आपको बताया गया है पीछे, वही फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो b² का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4a का मान है 1 और c का मान है 3, तो 5 का स्क्वायर प्यारे दोस्तों 25 और माइनस 4 दिया 12, कितना निकल के आ गया 13 निकल के आ गया, चूंकि d ग्रेटर देन 0 है प्यारे दोस्तों, d का मान यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा है, 13 निकल के आए तो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, अतः यहाँ से लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। और भर भर के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों, असमान होंगे, ठीक है ना। इसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई ऐसे प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। एक बार अच्छे से सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स कर दीजिए जो हाँ सर मजा आ रहा है पढ़ के, और हम सभी ऐसे प्रश्नों को सीख भी पा रहे हैं। तो फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और आपको अच्छे से समझाने का और प्रयास करेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों इसे भी सॉल्व कीजिए और बताइए एक बार, बस कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से x² प्लस 4x प्लस 4 = 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। a का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 1, b का मान प्यारे दोस्तों 4 और c का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। तो d का मान जब मान पता कीजिएगा, यानी b² माइनस का 4ac, ये कलर अच्छे से दिख रहा है, देखिए एक बार, ये b का मान प्यारे दोस्तों 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4, a का मान 1 और c का मान प्यारे दोस्तों 4, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 16 हो जाएगा। तो 16 में से 16 घट के कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो d का मान क्या आ गया प्यारे भाई, 0 के बराबर आ गया, विवेचक कितना निकल के आ गया 0, यानी क्योंकि d = 0 है, अतः दिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक
एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। आशा करते हैं प्यारे दोस्तों, जो आप सभी अच्छे से समझ लेंगे। और जब इसका मूल ज्ञात कीजिएगा ना, मूल ज्ञात करने के बारे में इससे पहले भी हम आपको बहुपद चैप्टर पढ़ाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4। अब इस तरह से तोड़िएगा, जिसका जोड़ने पे 4x आ जाए तो इसका प्यारे दोस्तों 2 और प्लस का 2 हो जाएगा। 2 2 4 गुना करने पे 4, तो x का मान यहाँ से जब निकालिएगा मूल, तो माइनस का 2 माइनस का 2। देखिए आप जब निकालिएगा तो -2 और -2 निकल के आता है। देखिए दोनों मूल समान है ना प्यारे दोस्तों। तो यही बात को वहाँ पे पूछा गया है, जिसके मूल क्या होंगे, वास्तविक संख्या है और के मूल भी समान है। तो ये आशा करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या, कहीं से कोई समस्या आप सभी को प्यारे दोस्तों नहीं हो रहा होगा, और अच्छे से आप सभी हमारी बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। एक बार नोट कर लें, फिर अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। और द्विघात समीकरण में ज्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं, बनता नहीं है, इसीलिए प्यारे दोस्तों इसे समझिए। ये अगला कंसेप्ट है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखिए यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ से मान क्या हो जाएगा 2, b का मान क्या हो जाएगा 4 और c का मान क्या हो जाएगा पैरामीटर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डीविएच ज्ञात करेंगे, b स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 a का मान 2 और c का मान 6, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 6 का 24 गुना 48, तो घट के कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 32, लेकिन माइनस का हो जाएगा। लेकिन चूंकि d लेस देन 0 है, d क्या है प्यारे दोस्तों लेस देन 0 का मतलब d का मान 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस में जो जितना होता है वो सारे 0 से छोटे ही होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अतः दिए गए समीकरण के मूल, समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे सारी बातों को, और मुझे विश्वास है जो प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। एक बार सारे प्यारे भाइयों बता दीजिए हमें, जो हमने आप सभी को इंट्रोडक्शन पार्ट बताया द्विघात समीकरण के ऊपर, ये कैसा लगा आप सभी को इंट्रोडक्शन पार्ट? और अच्छे तरीके से आप द्विघात समीकरण को आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और यहीं पे आप लोगों का कंसेप्ट जो था खत्म हो जाता है, कुछ ज्यादा नहीं था प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ इसके बाद आप लोगों के चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। अगले पार्ट में लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से सारे प्रश्नों को बताएंगे, और ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में भी सिखाएंगे। ठीक है ना, तो प्यारे दोस्तों आप सभी अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अच्छे तरीके से, जो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए द्विघात समीकरण क्या है नहीं है इसके ऊपर इस वीडियो को। और अगर आप सभी अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10th में या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, और तैयारी को एक जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, तो प्यारे दोस्तों ये चैनल एसपीजा चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ एकमात्र ऐसा चैनल है जिसपे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, और इतने शानदार तरीके से हम आप सभी को मैथ पढ़ाते हैं जो आप सभी को पढ़ के बहुत ही अच्छा लगेगा। प्यारे दोस्तों एक बार जरूर जुड़िए और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को जरूर ही शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आशा करते हैं जो आप सभी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करेंगे और अपने परिवार के साथ मस्ती से रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।